हेलो दोस्तों, आज चैप्टर का नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पॉक्सो एक्ट कहते हैं जिसको। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या क्या धाराएं हैं, संपूर्ण पॉक्सो एक्ट पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहिए और अपने यूपीएससी वाले छात्रों और जरूरतमंद छात्रों को जरूर सेंड करें। इस अधिनियम का मूल नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसको पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अधिनियम की पारित तिथि है 19 जून सन 2012। अधिनियम के लागू होने की तिथि है 14 नवंबर 2012। अध्याय है इसमें 9, कुल धारा है 46, अनुसूची है 1। इस विशेष अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह कानून 18 वर्ष से कम ये कानून विशेष रूप से 18 वर्ष से कम के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करती है। साथ ही यह अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। इसके बाद उल्लेखनीय है कि बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों को यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में यह वर्ष 2019 में इस अधिनियम की समीक्षा की गई तथा इसमें पर्याप्त संशोधन किया गया कि भारत सरकार ने पॉक्सो नियम 2020 को भी अधिसूचित किया है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अधिनियम में शामिल किए गए नए नियम 2020 क्या है। इसमें प्रावधान है कि नियम 3 में प्रावधान है कि बच्चों को रखने वाली या बच्चों को निर्धारित बच्चों के नियमों में संपर्क आने वाले किसी भी संस्था को समय समय पर हर कर्मचारी शिक्षण और गैर शिक्षण नियमित संविदा या ऐसे संस्था का कोई अन्य कर्मचारी जो बच्चों के संपर्क में आता है उसका पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है। नेक्स्ट है इसमें ऐसी संस्था को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। संस्था को बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति अपनानी होगी। इस नीति को उस संबंधित राज्य संगठन की बाल संरक्षण नीति को प्रतिबंधित करना चाहिए जिसमें संगठन संचालित हो। पॉक्सो एक्ट नियमावली के नियम 9 में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय समुचित मामले में स्वयं या बच्चे द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन में प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर बच्चे की राहत या पुनर्वास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश कर सकता है। बच्चे को दिया गया ऐसा अंतरिम मुआवजा यदि कोई हो में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा पॉक्सो नियम यह भी प्रावधान करता है कि भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक जरूरतें जैसे किसी आकस्मिकताओं के लिए विशेष राहत यदि हो प्रदान की जाने वाली राशि के तत्काल भुगतान की सिफारिश बाल कल्याण समिति, चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी CWA कर सकती है। ऐसा तत्काल भुगतान CWA से सिफारिश प्राप्त होने से 1 सप्ताह के भीतर किया जाता है। अधिनियम की प्रमुख धाराएं हैं। पहली धारा है धारा 1, संचित नाम विस्तार एवं प्रारंभ। संचित नाम धारा 1 में है संचित नाम। जो भी संचित नाम होंगे इस परिभाषाएं आपको बताई जाएगी। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा में दो में बताई गई हैं परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 2D बालक की परिभाषा है। बालक की परिभाषा इसमें क्या बताई गई है।
बालक की परिभाषा बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी आयु 18 वर्ष से कम हो इस अधिनियम के अंतर्गत बालक कहलाता है। धारा 2D बालक संबंधी अश्लील सामग्री क्या है? इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा दी गई है। इसमें बालक की संबंधता नजर आए, वह लैंगिक संबंध बनाता हुआ दिखे या तथा जिसकी फोटो, वीडियो या AI से दृष्ट चित्रण किया गया हो, इस प्रकार इसमें बालक संबंधी अश्लील सामग्री के अंतर्गत आता है धारा 2D के में। धारा 3 प्रवेश लैंगिक हमला। प्रवेश लैंगिक हमला। प्रवेश लैंगिक हमला क्या है? इसमें देखते हैं पेनिस। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक की वजाइना, माउथ, एनुस एंड यूरेथ्रा में अपने पेनिस को प्रवेश कराता है या बालक से करने के लिए कहता है तो यह घटना प्रवेश लैंगिक हमले के अंतर्गत आती है। यदि व्यक्ति किसी बालक के शरीर के किसी भाग को इस तरह से छेड़ता है जिससे वह बालक के वजाइना, माउथ या एनुस या यूरेथ्रा में प्रवेश करता है या अन्य व्यक्ति से करवाता है तो यह घटना प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति किसी बालक के वजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में मुंह लगाता है या बालक से मुंह लगाने के लिए कहता है तो यह घटना भी प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आती है। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। इसके लिए धारा 4 में दंड के प्रावधान है। क्या दंड है? ऐसे किसी भी प्रकार के घिनौने कृत्य के लिए अपराध को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। यदि दंड 18 वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में दिया जाएगा। यदि ऐसा कृत्य किसी 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जाता है तो उसे न्यूनतम 20 वर्ष की सजा, मतलब अगर जो बालक है उसकी उम्र 17 है या 18 से कम है तो उसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान है, और जो 16 वर्ष से कम है उसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान है। जो अगर 16 वर्ष से कम के साथ कृत होता है तो सज़ा जो मुजरिम होता है उसको 20 वर्ष की न्यूनतम सज़ा, अधिकतम आजीवन कारावास, और जो 18 वर्ष से थोड़ा कम या 17 वर्ष से ज़्यादा होता है उसके साथ अगर ऐसा कोई कानून कृत होता है तो मुजरिम को 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ जुर्माने की राशि पीड़ित बालक को चिकित्सीय खर्च या पुनर्वास के लिए दे दी जाएगी। नेक्स्ट है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। यदि निम्नलिखित व्यक्ति ऐसा अपराध करते हैं तो इस धारा के अंतर्गत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। लोक सेवक, आर्मर्ड फोर्स का सदस्य, जेल स्टाफ का अधिकारी या कर्मचारी, स्कूल स्टाफ का अधिकारी कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ का अधिकारी या कर्मचारी, बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा अपराध करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड क्या है? ऐसे कृत्य पर कठोर कारावास दिया जाएगा जिसमें 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई मामला अति गंभीर हमले के परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार शारीरिक निष्क्रियता की अवस्था में होने की स्थिति में अपराधी को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मतलब अगर ऐसी घटना के बाद अगर बालक की मृत्यु हो जाती है या वह अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए निष्क्रिय हो जाता है तो उसको अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। धारा 7 में है लैंगिक हमला। लैंगिक हमला क्या कहलाता है? यदि कोई व्यक्ति मन में सेक्स या सेक्सुअल इंटेंशन की भावना से किसी बालक को पेनिस, यूरेथ्रा, एनुस या ब्रेस्ट को स्पर्श करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है तो ऐसा कृत्य लैंगिक हमला माना जाएगा। इस कुकृत्य में पेनेट्रेशन शामिल नहीं है। लैंगिक हमले के लिए दंड है। ऐसे अपराध में अपराधी को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। गुरुतर लैंगिक हमला यदि पेनेट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो वह गुरुतर हमले के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, आर्मड फोर्स का सदस्य, जेल स्टाफ या अधिकारी या कर्मचारी, स्कूल का स्टाफ, हॉस्पिटल का अधिकारी। इसमें
बहुत सारे लोग मिलकर अगर ऐसा अपराध करें तो वह भी गुरुतर हमले से में शामिल हो जाएगा। धारा 10 क्या है? गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड है। इसमें दंड है, ऐसे अपराध में अपराधी को कारावास के तौर पर 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। यहाँ जुर्माने की राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी। लैंगिक हमला है, इसमें धारा 11, यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन की भावना से कोई शब्द, आवाज़ या शरीर की बनावट शरीर के किसी भाग को दिखाता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है तो ऐसा कृत्य भी लैंगिक उत्पीड़न के में अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा इसमें 3 गतिविधियां लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत मानी जाएंगी। पहली है इसमें बालक को अश्लील सामग्री दिखाना, बालक का सीधे इलेक्ट्रॉनिक या रूप से सोशल मीडिया का सहारा पीछा करता देखता है या कॉन्टेक्ट करता है, मतलब कोई मैसेज या फ़ोन करता है या कि स्नैपचैट मतलब इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया पर अगर किसी को गलत SMS या उसका पीछा करता है तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। बालक के किसी शरीर के किसी भाग को मीडिया में वायरल करना, ये भी एक किसी की कोई MMS वीडियो वायरल करने की धमकी देता है करता है तो ये इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत आता है। किसी बालक को पोर्नोग्राफी के लिए लालच देना या उसके लिए परितोषण देना है तो भी ये धारा 11 के अंतर्गत आता है। धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है। इसके लिए दंड क्या है? इस स्थिति में अपराधी को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मीडिया कार्यक्रम या विज्ञापन में बालक के प्राइवेट पार्ट्स या बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है या बालक को अश्लील तरीके से दिखाता है तो यह धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। धारा 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का प्रयोग हेतु दंड। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध पहली बार करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। ऐसा अपराध दूसरी बार करने पर अपराधी को कम से कम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बालकों से संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री को संग्रहित के लिए दंड, यह है धारा सेक्शन 15। बालकों से संबंधित पोर्नोग्राफी को संगीत के लिए दंड भी है। यदि कोई व्यक्ति बालकों से संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री को अपने पास संग्रह करके रखता है तो ऐसी स्थिति में उसको पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना। यदि व्यक्ति ऐसी चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री को लोगों के बीच दिखाता है या प्रसारित करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री को बेचने के लिए अपने पास संग्रह करता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास जुर्माने पर होता है। नेक्स्ट है इसमें धारा 19 के अंतर्गत अपराधी की रिपोर्ट करना। इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध हो रहा है तो इस संबंध में विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास शिकायत दर्ज करनी होगी और यदि किसी स्थान पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट उपलब्ध न हो तो वहां स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। धारा 20 यदि कोई मीडिया, होटल, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो का कोई कर्मचारी जिसे यह जानकारी है कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी जानकारी को साझा करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे भी इस धारा के अंतर्गत अपराध का भागीदार मानकर दंडित किया जाएगा। धारा 22 के अंतर्गत है किसी व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज किया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बेगुनाह व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज करता है तो उसे 6 माह तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। ये भी अच्छा है। धारा 24 क्या है? बालक के बयान को दर्ज करना। इस धारा के अंतर्गत बयान दर्ज करने की जगह के विषय में बताया गया है। बालक के घर पर भी बयान लिए जा सकते हैं। बालक सामान्यतः जिस जगह पर निवास करता है वहाँ पर, और बालक के पसंद की जगह भी यहाँ पर उल्लेखित की गई है। बालक के बयान से संबंधित तथ्य हैं। बालक के ऐसे बयान को एक महिला पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगी, मतलब पुलिस अधिकारी को इसकी अनुमति नहीं है। महिला पुलिस अधिकारी, महिला SI जो कम से कम SI रैंक की अधिकारी होगी वो ही करेगी। बालक को किसी भी हालत में रात में थाने में नहीं रोका जाएगा जब तक कोर्ट ना कहे बालक की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। धारा 25 में है मजिस्ट्रेट द्वारा बालक का बयान रिकॉर्ड किया जाना है। धारा 27 है बालक का चिकित्सीय परीक्षण। यदि कोई लड़का है तो चिकित्सा परीक्षण कोई पुरुष या महिला डॉक्टर कर सकती है। यदि कोई लड़की है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा परीक्षण कोई महिला डॉक्टर ही करेगी और वह परीक्षण माता पिता का अभिभावक की उपस्थिति में ही किया जाएगा। ये धारा 27 है।
अगर कोई लड़का है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण महिला और पुरुष कोई भी डॉक्टर कर सकता है। अगर 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 लड़की है तो उसमें से महिला ही डॉक्टर उसका चिकित्सीय परीक्षण करेगी। धारा 28 क्या है? विशेष न्यायालय। धारा 28 है, इसके अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि मामलों को अत्यंत तत्परता और संवेदनशील के साथ निपटाए जाए जो बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रति कानून के जीरो टॉलरेंस के विचरण को दर्शाता है। अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर बच्चों का साक्ष्य दर्ज किया जाएगा और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर जहां तक संभव हो सुनवाई पूरी करेगा। बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड को पेश करने के लिए अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया था ताकि अपराधों पर लगाम लगाकर बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके। बच्चों में यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड को पेश करने के लिए अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था ताकि अपराधों पर लगाम लगाकर बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत संबंधित जिले के सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय और को ही विशेष न्यायालय संबंधी शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें धारा 32 में बताया गया है कि विशेष लोक अभियोजित की नियुक्ति, विशेष न्यायालय की शक्तियां तथा प्रक्रियाएं। धारा 35 मामलों का निपटारा समय अवधि। इस धारा के अंतर्गत अपराध की जानकारी से 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। बच्चे के प्रूफ रिकॉर्ड के मामले में अपराध की जानकारी की तारीख से 30 दिन के भीतर यह कार्य करना आवश्यक है। धारा 36 धारा में यह प्रावधान है कि बालक का सबूत या साक्ष्य देते समय उसे अपराधी से दूर करना होगा। यह मोस्ट है कि धारा 36 के अंतर्गत इस धारा में यह प्रावधान है कि बालक का सबूत या साक्ष्य लेने पर उसे अपराधी से दूर रखा जाएगा। धारा 37 बताता है कि विचारण या सुनवाई को बंद कमरे में किया जाना है। यह यदि न्यायालय चाहे अपराध से संबंधित ट्रायल बंद कमरे में माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति में हो सकता है। धारा 43 है इस अधिनियम से संबंधित लोगों के बीच जागरूकता को प्रसारित करना। इस तरह की जागरूकता को प्रसारित करने का कार्य सरकारों द्वारा किया जाएगा तथा ऐसा प्रसारण रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, देखभाल या जांच करना है। यह धारा राष्ट्रीय बाल अधिकार सर्वेक्षण NCPCR और राज्य बाल संरक्षण अधिनियम SPCR को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सहायता करने के लिए बाध्य करती है। इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। उल्लेखनीय है कि न्याय विभाग बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई निपटान के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTSC की स्थापना के लिए योजना लागू कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक 30 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में 404 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 754 FTSC कार्यरत हैं, जिनमें 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में NCERT से चाइल्डलाइन 1998 प्रसारित की है, जो कि बच्चों के लिए 24/7/365 पहुंच के संभावित तरीकों के मामलों में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जो बच्चों की सुरक्षा, शिकायत और आपातकालीन पहुंच से संभावित तरीकों के बारे में जानकारी से लेस करने के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों के सामने के कवर के पीछे पॉक्सो ई-बॉक्स लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। देखो आप लोगों को बता दें कि यह इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो किसी ने सिलेबस पढ़ लिया है उसको फास्ट रिवीजन के लिए यही वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
FTSC बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों में न्याय में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी निपटार पर 96.28% है। अकेले वर्ष 2024 में 88,902 नए मामले दर्ज किए गए और 85,595 मामलों का समाधान किया गया, जो लंबित मामलों का समाधान निकालने में FTSC की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सरकार ने निर्भया फंड के तहत 1952.23 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन अदालतों ने सामूहिक रूप से 3,06,604 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। FTSC न्याय महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों के पीड़ित द्वारा सामना किए जाने वाली वेदना को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय है कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2023 को अपनी बैठक में इस योजना को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए है, जिसमें 1207.24 करोड़ केंद्रीय हिस्सा है, जिसे निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के संघ शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के कामकाज के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल 200 करोड़ आवंटित और पूरी तरह से जारी किए गए हैं। इस योजना का लागत साक्षात्कार के अंतर्गत केंद्र सरकार 60% का योगदान देती है, जबकि राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार 40% इसका योगदान करती है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, पहाड़ी, जम्मू कश्मीर, अन्य केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 10:9 है, 90:10 है। केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त पोषण विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 का अनुपात लागू होता है, जबकि विधान परिषद रहित केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये इस प्रकार बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी ये विशेष न्यायालय खोले गए हैं FTSC खोले गए हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। हरियाणा में कम्युनिकेटेड डिस्पोजल 7,904 केसेस हैं। यहाँ पर इतने कंप्लीट हो गए हैं, बाकी पेंडिंग है। ये इस प्रकार पूरी जानकारी दी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर यहाँ पर बताया गया है। प्रीवियस ईयर यहाँ पर 3 प्रीवियस ईयर है, उनकी यहाँ पर विश्लेषण भी बताया गया। पहला क्वेश्चन है, किस आयोग ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा है? राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। इसका सही जवाब बताया गया है। इसका टॉपिक है ये वाला। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSC अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। नेक्स्ट है इसका सही आंसर है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें सही उत्तर होगा ये वाला, सी वाला। ठीक है। इसमें दूसरा टॉपिक है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 15 का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 15 के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण शब्द की स्पष्ट व्याख्या की है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जागरूकता। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 43 और 44 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को भी अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया है। संशोधन है यहाँ पर, इसमें संशोधन अधिनियम 19 के साथ किया गया है। इसका राइट आंसर है 2019। ये भी प्रीवियस ईयर UPSC 16 नवंबर 2021 के है। यहाँ पर देखते हैं इसका विश्लेषण है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। अमेंडमेंट्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन है। यह अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है।
पेनेट्रेटिव यौन हमला, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की न्यूनतम सजा की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे में पेनेट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का जुर्माना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके हैं? बाल शोषण के मामले में यहाँ पे बताया गया है, मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में इसको पढ़ते हैं कि इसमें 2 ब्रिटिश नागरिकों को बाल शोषण के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से उन्हें 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला बाल यौन शोषण के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने और उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, एडीएम इसका सही उत्तर है एडीएम बनाम एस शिवकांत शुक्ला राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2023 के निलंबन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण पॉक्सो एक्ट का रिवीजन कर लिया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी एक्टों का रिवीजन कर लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर चीज अपनी जगह हो तो सिर्फ घर ही नहीं, घर वाले